नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर कुमार प्रभाष है और मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मतलब मैं कैंसर के पेशेंट्स देखता हूँ और मेरी स्पेशलिटी हेड एंड नेक कैंसर और लंग कैंसर की है। आज मैं आपके सामने हेड एंड नेक कैंसर में जो सिस्टमिक थेरेपी है वो क्या कैसे दी जाती है उसके बारे में बात करने आया हूँ। तो जो सिस्टमिक थेरेपी है वो हेड एंड नेक कैंसर में वो जनरली हम उसको अगर डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग कीमोथेरेपी बोलते हैं, जो कि इंजेक्शन होती है या टैबलेट होती है। फिर टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं, अगेन वो इंजेक्शन होती है या टैबलेट होती है। या फिर इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं, जो कि ये सारी चीज़ें डिफरेंट तरह की थेरेपी है जो कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के द्वारा दी जाती है। स्टार्टिंग विथ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी एक तरह की दवा होती है जो कि हेड एंड नेक कैंसर में काफ़ी यूज़ होती है। ये हेड एंड नेक कैंसर में ये दवा जो कीमोथेरेपी है या तो जब हम रेडियोथेरेपी देते हैं उसके साथ में यूज़ होती है, जैसे सर्जरी के पहले अगर सर्जरी करने की ज़रूरत पड़े तो। दूसरी होती है कि सर्जरी के बाद हम रेडियोथेरेपी देते हैं उसके साथ में कीमोथेरेपी यूज़ होती है। दूसरी सिचुएशन है जबकि हम सर्जरी करने के पहले या रेडियोथेरेपी देने के पहले हम कीमोथेरेपी दें, उसको हम लोग बोलते हैं न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी। एक वर्ड है, बट सर्जरी के पहले या फिर रेडियोथेरेपी के पहले यह कीमोथेरेपी दी जाती है। तीसरी होती है सिचुएशन जबकि हम ये सेम दवा ऐसे सिचुएशन में देते हैं जहां की सर्जरी या रेडियोथेरेपी का रोल नहीं होता है और उसको पैलेटिव कीमोथेरेपी बोलते हैं। कि ऐसे सिचुएशन में जबकि बीमारी पूरी तरह से नहीं हटाई जा सके एंड उस सिचुएशन में ये दवा दी जा सके तो उसको हम लोग पैलेटिव कीमोथेरेपी बोलते हैं। कमिंग टू टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी जो है वो इस सिचुएशन में जो काम करती है उसका नाम है सेटुक्सिमैब या निमेटोजोमैब। तो ये एक तरह की इंजेक्शन होती है। ये जनरली जो हम देते हैं वो रेडियोथेरेपी के साथ में देते हैं, सर्जरी के पहले या कई बार सर्जरी के बाद में भी, जहाँ की ये काम में आती है। और पैलेटिव सिचुएशन में जबकि सर्जरी या रेडियोथेरेपी काम ना करे तब भी ये टारगेटेड थेरेपी दी जा सकती है अकेले या फिर कीमोथेरेपी के साथ में। नाउ नेक्स्ट इज इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी एक तरह की दवा है जो कि रिसेंटली डिस्कवर हुई है लास्ट 10-15 साल में, और इस दवा ने कई ट्यूमर में और कई सिचुएशन में बहुत अच्छा काम किया है। इनफैक्ट इसकी वजह से 2 लोगों को नोबेल प्राइज़ भी मिली थी। एंड इट अपीयर्स कि हेड एंड नेक कैंसर में भी इसकी अच्छी एक्टिविटी है। तो ये जो इम्यूनोथेरेपी है वो हेड एंड नेक कैंसर में हम उस समय यूज़ करते हैं जबकि सर्जरी और रेडियोथेरेपी की फिजिबिलिटी नहीं होती है, तो हम पैलेटिव सिचुएशन में ऐड करते हैं। मैं ये ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि जो इम्यूनोथेरेपी है वो इस सिचुएशन में, आज से जब इम्यूनोथेरेपी नहीं थी तब जनरली पेशेंट को जब हम टैबलेट या इंजेक्शन देते थे तो जनरली पेशेंट लॉन्ग टर्म सर्वाइवर बहुत ही कम हुआ करते थे। आज के टाइम में ये पॉसिबल है कि अगर इम्यूनोथेरेपी दी जाए तो 1/3 ऑफ द पेशेंट कैन बी लॉन्ग टर्म सर्वाइवर, सजेस्टिंग कि ये इंपॉर्टेंट दवा है और इसको ध्यान रखना चाहिए हमें अगर पॉसिबल हो देने के लिए पैलेटिव सिचुएशन में जबकि सर्जरी और रेडियोथेरेपी काम ना करे। अब है कि हम अगर ये दवाइयाँ देते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैं जनरली लोगों को बोलता हूँ कि डॉक्टर को ज़रूर मिलिए, वो देखेंगे कि आप इसके लायक हैं कि नहीं, फिट हैं कि नहीं ये दवा दी जा सके। पहले वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं होती है। इम्पॉर्टेंट ये होती है कि हेल्दी हाइजीनिक लाइफस्टाइल ज़रूर मेंटेन करें, और कई सारी चीज़ें जो मॉडिफाई करनी पड़ती है लाइफस्टाइल में वो होती है डिपेंडिंग अपॉन आपकी सिचुएशन क्या है। तो वो सिचुएशन प्लीज़ अपने डॉक्टर से डिस्कशन करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो गूगल से या कहीं से इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं और अपनी लाइफस्टाइल में ड्रामेटिक चेंजेस कर लेते हैं। मैं फिर से ऐड करूंगा कि अगर आप कीमोथेरेपी ले रहे हैं, टारगेटेड थेरेपी ले रहे हैं या फिर इम्यूनोथेरेपी ले रहे हैं तो आपको लाइफस्टाइल में ड्रामेटिक चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है अनलेस कि आपके डॉक्टर ने बोला है। इन जनरल हेल्दी हाइजीनिक लाइफस्टाइल यूज़फुल होती है। ये ध्यान करना होता है कि आप क्राउडेड एरिया में ना जाएं। ये ध्यान करना होता है कि अगर किसी को इन्फेक्शन हो उससे दूरी मेंटेन की जाए।
क्योंकि आपसे किसी को दिक्कत नहीं है, किसी और के इन्फेक्शन से आपको दिक्कत हो सकती है, एंड इस चीज़ का प्रिकॉशन लेना चाहिए जबकि आप ये सिस्टमिक थेरेपी दैट इज कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी ले रहे हो। अब है कि ये कैसे दी जाती है। ये जो ट्रीटमेंट है ये जैसा कि मैंने बताया कि ये इंजेक्शन के फॉर्म में होती है या टैबलेट के फॉर्म में होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन ये इंजेक्शन है या टैबलेट, आपको एज ए इंजेक्शन दी जाएगी या फिर टैबलेट फॉर्म में आपको टैबलेट से लेना पड़ेगा। ये दवाइयाँ जो है, कुछ दवाइयाँ वंस इन 3 वीक्स दी जाती हैं, कुछ दवाइयाँ वंस इन अ वीक दी जाती हैं, और कुछ दवाइयाँ उससे भी ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो सकती हैं या कई बार वंस इन 2 वीक्स भी दी जाती हैं। अगेन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ अपने डॉक्टर की सलाह प्लीज़ इसमें फॉलो कीजिए, और ये जो पैटर्न है उसको तोड़िए नहीं अनलेस कि डॉक्टर की सलाह ली गई हो। यस, वंस इन अ वाइल ये पॉसिबल होता है कि ये जो पैटर्न है देने का वो टूटता हो, बट वो आपकी जिम्मेदारी है कि आपके डॉक्टर के संज्ञान में लाई जाए। जनरली वो फॉलो करना इम्पॉर्टेंट होता है। जब ये ट्रीटमेंट हो जाए तो उसके बाद क्या करना चाहिए। एक तो बताया कि जो आपने प्रिकॉशन लेनी चाहिए जबकि आप ये ट्रीटमेंट इंजेक्शन या टैबलेट चल रही है। जब ये ख़त्म हो जाए तो जनरली पेशेंट्स की जो साइड इफ़ेक्ट होती है वो रिकवर कर जाती है, खासकर कीमोथेरेपी से। बट कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि खासकर आपने रेडियोथेरेपी के साथ ये दवा दी है तो लंबे टाइम तक भी रहती है। तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम उस साइड इफ़ेक्ट के बारे में डिस्कशन आपके डॉक्टर से हो और उसके बारे में उसके इलाज की जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे पेशेंट्स में मुंह का सूखापन हो जाता है, तो जैसे उसके लिए बहुत सिंपल इलाज होता है कि हम ध्यान करें कि दांत की उपचार बनी रहे, ये ध्यान करें कि मुंह गीला बना रहे, ध्यान करें कि हम गार्गल बराबर में करते रहें। तो ये सिंपल चीज़ें कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके अलावा कई बार पेशेंट के स्किन चेंजेस होते हैं, फाइब्रोसिस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है नेक में, तो ये इंपॉर्टेंट होती है कि उसके लिए आप अपने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट से मिले। वो स्पेसिफिक उसके लिए ट्रीटमेंट बताएंगे जिससे कि जो फाइब्रोसिस से तनाव बना रहता है या फिर स्वेलिंग से जो डिस्कम्फर्ट रहता है वो रिजॉल्व हो जाए। इसके अलावा कई बार बोन में चेंजेस आ जाती हैं और उन चीज़ों के लिए ध्यान रखना होता है कि उन चीज़ों का इलाज हो। लॉन्ग टर्म में ये कई सारी दवाइयाँ हैं जैसे स्पेशली सिस्प्लैटिनम जो कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम करती हैं, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि लॉन्ग टर्म फॉलोअप क्लोजली हो। जैसे कि हम शुरू में हर एक पेशेंट को वंस इन 3 मंथ्स या वंस इन 4 मंथ्स बुलाते हैं, साल 2 साल के लिए, उसके बाद वंस इन 6 मंथ्स एंड सब्सिक्वेंटली वंस इन अ ईयर और वंस इन फ्यू ईयर्स बुलाते हैं। तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो फॉलोअप है उस पर रेगुलर फॉलोअप की जाए, क्योंकि कई सारे ट्रीटमेंट हैं जो रेडियोथेरेपी है, सर्जरी है या कीमोथेरेपी है, उनके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो सिस्प्लैटिनम है उससे पेशेंट्स को मेटाबॉलिक सिंड्रोम होते हैं, मतलब कि लेट फेजेस में उसकी पेशेंट्स की ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाता है। तो इन चीज़ों का इलाज करना ज़रूरी है, क्योंकि हम कई बार भूल जाते हैं कि पेशेंट की बीमारी जो कैंसर की चली गई है, बट उसकी दूसरी बीमारियां जो हमारे ट्रीटमेंट की साइड इफ़ेक्ट की वजह से आ सकती हैं, एजिंग की वजह से आ सकती है, उसका इलाज कराना ज़रूरी है। अदरवाइज़ पेशेंट को इसकी वजह से तकलीफ़ हो सकती है। इन एंड मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो सिस्टमिक थेरेपी जो कि इंक्लूड करता है कीमोथेरेपी, वो इंक्लूड करता है इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी, इन तीनों का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है हेड एंड नेक कैंसर में। और ये हम सब का दायित्व है, डॉक्टर्स का भी, पेशेंट्स का भी है कि इसके बारे में वो जानकारी रहे और जहाँ उचित हो ये दवाइयाँ यूज़ की जाएं। मैं आज के मौके पे ये भी बताना चाहूँगा कि जस्कैप एक बहुत ही उम्दा NGO ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने डिकेड्स से बहुत ही उम्दा काम किया है। मेरी उनके साथ काम मैंने ऑलमोस्ट 2 डिकेड हो चुके हैं मुझे उनके साथ काम करते हुए इन सम फॉर्म और अदर। मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है उनके लिए। और एक इम्पॉर्टेंट काम जो वो बहुत अच्छा करते हैं वो है इन्फॉर्मेशन, कैंसर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना इन्फॉर्मेशन से, और इस मामले में वो मैक्सिमम लोगों से काफ़ी आगे हैं। मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी लोग ये सुन रहे हैं, प्लीज़ उनके टच में जाएं और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कैंसर के बारे में
वो आपको उसके बारे में सलाह दे पाएंगे, उसके बारे में बुक दे पाएंगे, और आप भी इसमें अगर शामिल होंगे तो सोसाइटी में कैंसर की अवेयरनेस बढ़ेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ उनके साथ जुड़ें और इस अच्छे काम में भागीदारी करें। थैंक यू।